गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी सार बैच की क्लास। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे। पहला मिनट हम लोग चैट के लिए रखते हैं और देन फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी हम लोग शेरशाह वाले भाग पर चल रहे हैं, यानी शेरशाह वाले भाग को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हो ही जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जो जनरली अकबर के शासनकाल से बिलोंग करता है, यानी अकबर के शासनकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पर दी गई होती है। तो उसको फिर देख लेंगे। सबसे पहले लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसको कंप्लीट करते हैं और देन फिर दूसरे भाग में शिफ्ट करेंगे। उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा और इनफैक्ट मैं अभी ही आपको दे देता हूं कि यह कौन सा चैप्टर होगा। जैसे रोज़ मैं क्लास में दिखाता हूं, कुछ बच्चे जो नए होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये अपना कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट होने वाला है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जिसका मतलब होता है अकबर का काल है, चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद फिर देखेंगे मुगलों के अधीन सामाजिक आर्थिक जीवन। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें केवल अकबर ही नहीं है बल्कि और भी जो शासक हैं सब इसमें ही शामिल कर लिए गए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ करते हैं मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन, इसका मतलब है कि मुगल काल का वह अंतिम भाग होगा। फिर हम लोग मध्यकालीन भारत के ऑलमोस्ट चैप्टर को कवर कर चुके होंगे। फिर कुछ सांस्कृतिक आर्थिक बातें होती है उसको भी संक्षेप में देख लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जहाँ जरूरत होती है सारा चैप्टर करते हुए चलेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप जब सिविल सेवा में जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिल चुका होगा और यहाँ से ओवरव्यू आप प्राप्त कर चुके होंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, शुरुआत करेंगे और यहाँ से देखते हैं कि जो बात हो रही थी, आज भी जो बात हो रही थी वह हो रही थी शेरशाह की क्या देन रही। जो आज अगर यहाँ पर ऐड करते हैं वह हो जाएगा शेरशाह की क्या देन की देन, या शेरशाह के शासन का क्या महत्व है। जरूरत होगी तो यहाँ पर कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न को भी लिखने देंगे। हालांकि यहाँ से मुख्य परीक्षा के कोई प्रश्न बनते नहीं है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, खास करके मुख्य परीक्षा में आप मध्यकालीन और एंशिएंट इंडिया को नहीं देखते हैं, केवल उसके कल्चर वाले भाग को देखते हैं। इससे अधिक प्रश्न हमारे नहीं बनते हैं, फिर भी देखते हैं क्या कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि उसने प्रशासन की संरचना कैसे की और प्रशासन में उसने एक सरकार नामक इकाई को इंट्रोड्यूस किया, जो सिकदार ए सिकदारान जो सामान्य प्रशासन को देखता है, और मुंसिफ ए मुंसिफान एक प्रशासनिक अधिकारी था जो राजस्व प्रशासन से जुड़ा हुआ था। तो प्रशासन को देखने के बाद बाकी सभी विभाग वैसे ही थे जैसा कि सल्तनत काल से चला आ रहा था। प्रशासन के बाद देखें वह कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए क्या करता है, कानून व्यवस्था के लिए वह क्या प्रावधान करता है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें, इसने बेहतर कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था को लागू किया और इसके लिए इसने क्या कर दिया, लागू किया। इसके लिए इसने क्या किया, इसने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। अब इसका क्या मतलब होता है, लागू किया, इसका मतलब होता है कि बेहतर कानून व्यवस्था को लागू किया। इसके लिए इसने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया, यानी जिस क्षेत्र का जो प्रशासक है, अगर वहां पर कोई भी अपराध होता है तो दंड का भुगतान उसको करना पड़ेगा। मान लो कोई क्षेत्र जमींदारों के अधीन है और वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित जमींदार उत्तरदायी माना जाएगा। या कोई मान लो सिकदार है, सिकदारान है, अगर उसके पर्टिकुलर एरिया में कोई भी अपराध होता है तो वह व्यक्ति उत्तरदायी माना जाएगा। इसने शेरशाह ने स्पष्ट कह दिया कि भाई मैं नहीं जानता, आपके क्षेत्र में नहीं होना चाहिए अपराध। अभी भी यही होता है। जैसे आप देखेंगे पुलिस प्रशासन में, तो पुलिस प्रशासन में देखेंगे कि हर जगह आप थाना बना हुआ देखते हैं, नहीं, पुलिस के थाने होते हैं। तो अगर किसी थाने के अंदर, हर क्षेत्र किसी न किसी थाने के अंदर आता है, अगर किसी थाने के अंदर कोई क्राइम होता है तो संबंधित थानेदार ही उत्तरदायी माना जाता है,
कभी कभी आप देखेंगे उसके लिए सस्पेंशन किया दिया जाता है। जैसे जिले स्तर पर देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो एसपी को जिम्मेवार माना जाता है कि भाई आपने अच्छा प्रशासन नहीं लागू किया इसलिए अपराध हो रहा है। तो ये जो बातें हम देखते हैं कि वर्तमान में क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्थापित किया गया है, ये शेरशाह के काल से ही चला आ रहा है। शेरशाह ने इस मामले में बहुत ही कठोर रवैया अपनाया ताकि बेहतर न्याय की व्यवस्था की जा सके, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थापना की जा सके। क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। इसने क्या किया? इसने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की, निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की, व्यवस्था की, यह भी इसका एक देन हो जाएगा, व्यवस्था की। अब अगर देखें कृषि विकास के लिए क्या प्रयास किया, कृषि विकास का प्रयास इसने कैसे किया, तो जरा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि शेरशाह वस्तुतः कृषि विकास के लिए भी जाना जाता है। पहली बार एक ठोस व्यवस्था इसने लागू की जो बहुत ही उन्नत था, और किसी भी शासक ने पूरे मध्यकालीन भारत में देखेंगे पहली बार यह देखा था कि अमीरों से अधिक टैक्स लिया जाना चाहिए, गरीबों से कम टैक्स लिया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो छोटे किसान हैं उस पर टैक्स का बोझ कम हो, जो बड़े किसान हैं उसके ऊपर टैक्स का बोझ अधिक हो। दूसरा कि जो जैसी भूमि उपजाऊ है उसके हिसाब से टैक्स लगाए। जैसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा है डिटेल्स में एनसीईआरटी वाले में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमि सुधार के लिए प्रयास किया था। लेकिन उसने क्या किया कि सभी भूमि पर जितने भी प्रकार के लैंड थे सब पर एक दर से ही टैक्स लगा दिया, समान रूप से टैक्स लगाया। तो फिर गरीब आदमी को तो बहुत घाटा हो जाएगा उसमें, अगर सामान्य दर से टैक्स लगा जाए सबके ऊपर, तो जो बड़े आदमी है, धनवान आदमी है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा भी तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। मान लो कि अगर हमने 50% का टैक्स लगाया, तो 50% अगर टैक्स हम लगाते हैं, 50% टैक्स उसने लगाया, अगर किसकी आमदनी 100 रुपये है तो उसका 50 माइनस हो जाएगा, 50 रुपीज माइनस हो जाएगा। और किसी का आमदनी अगर 5,000 है तो उसका 2,500 माइनस होगा, तो इसको तो इनकम केवल 50 रुपया रह गया और इसका इनकम 2,500 रह गया, तो 2,500 वाला ज्यादा धनवान फिर भी रह गया ना। तो इसलिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानते, लेकिन शेरशाह ने यह सारी व्यवस्था लागू किया, इसलिए मानते हैं कि यह एक विलक्षण शासक था और बहुत सारे सुधारवाओं का एक अग्रगामी हुआ करता था। बहुत सारे सुधारों का यह क्या था? अग्रगामी हुआ करता था, ऐसा हम मानते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि पहली बार क्या होता है, पहली बार जमीन की उपज के आधार पर, जमीन की उपज के आधार पर टैक्स लगाया गया, आधार पर कर लगाया गया, कर लगाया गया, तथा इसके लिए भूमि का मापन कर, भूमि का मापन भी किया गया, मापन भी किया गया तथा उसका वर्गीकरण भी किया गया, उसका उपज के आधार पर वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया, उपज के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब कौन सी भूमि कैसी है ये स्पेशलाइज्ड तरीके से पहले तो माप करवाया कि कितना भूमि अपने पास है, और उपज के आधार पर उसका वर्गीकरण भी किया गया। जैसे हम देखते हैं उत्तम, मध्यम, निम्न क्वालिटी का उदाहरण हम यहां देखेंगे, तो यहां उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं उत्तम भूमि यानी अच्छी भूमि, मध्यम भूमि, मध्यम का मतलब होगा थोड़ा बीच वाला भूमि, तथा निम्न भूमि। इस प्रकार का वर्गीकरण हमें दिखाई देता है। 3 प्रकार के वर्गीकरण, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। निम्न का मतलब क्या है? जहां पर कमजोर उपज है। उत्तम का मतलब है हाई क्वालिटी की भूमि जहां पर कि सबसे अधिक उत्पादन अपना हो रहा है। कृषि विकास के प्रयास के तहत इसने क्या किया? पहली बार जमीन की उपज के आधार पर कर लगाया तथा इसके लिए कृषि का मापन भी किया, भूमि का मापन किया और उसका उपज के आधार पर वर्गीकरण भी किया, जैसे उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि के रूप में किया। एक तरह से हम क्या देखते हैं कि पहली बार इसी ने
एक बार और लिख लीजिएगा, फिर मैं लास्ट में लिखा दूंगा। पहली बार इसी ने क्या किया, पहली बार इसी ने टोडरमल के अधीन, टोडरमल का नाम सुना है, टोडरमल के अधीन जाप्ती व्यवस्था को लागू किया, जाप्ती व्यवस्था को लागू किया। एक बार प्रश्न पूछा गया था, लागू किया। जो बच्चे थोड़ा सा अधिक पढ़ चुके होंगे वो जाप्ती व्यवस्था को जानते होंगे। जाप्ती व्यवस्था को नहीं जान रहे, एक भूमि मापन, ये भूमि पर राजस्व निर्धारण का तरीका है जिसको जाप्ती व्यवस्था कहते हैं। असल में वह एक 10 साल के औसत के आधार पर भूमि राजस्व के निर्धारण की व्यवस्था है, जो आप देखेंगे कि अकबर के काल में सबसे बेहतर तरीके से लागू हुआ। लेकिन एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाप्ती व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो जो सामान्य बच्चा है, जो फैक्ट्स पढ़ करके आगे जाता है, जो क्लास को नहीं देखता है, केवल पीडीएफ पढ़ता है, वह कह देगा अकबर के काल का है, क्योंकि किताबों में तो इस प्रकार से विश्लेषण करके नहीं लिखा होता है, पीडीएफ में भी नहीं लिखा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और ये बातें पीडीएफ में नहीं लिखी हुई है। तो जो बच्चा, हमारे बहुत महाप्रभु हैं बच्चे अपने क्लास में, जो केवल पीडीएफ ही पढ़ करके सोचते हैं काम चल जाए, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर आपको किताब पढ़ना चाहिए, बेटर होगा कोर्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किताबों में तो अच्छे से सारी बातें इससे भी अच्छे तरीके से लिखी हुई है। आप नहीं समझ पाते हैं इसलिए कोर्स में आते हैं, और कोर्स जब लेते हैं, खरीदते हैं, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। केवल कोताही करेंगे तो फिर आपको असफलता ही हाथ लगेगा, आपको लगेगा फिर कोचिंग ने पढ़ाया नहीं, जबकि हकीकत है ये कि आप पढ़ने की स्थिति में ही नहीं है। खास करके मैं उन बच्चों की आलोचना कर रहा हूं जो केवल पीडीएफ पढ़ करके काम चलाना चाहते हैं, तो बेफजूल आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन पूछा गया कि जाप्ती व्यवस्था को सबसे पहले किसने लागू किया, तो जो सामान्य बच्चा है वह कहेगा कि अकबर ने लागू किया, क्योंकि अकबर के काल में ही यह व्यवस्था फेमस होती है। टोडरमल को हम देखते हैं अकबर के शासन के काल में रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि टोडरमल पहले शेरशाह के शासन में उसके अधीन काम करता था, और फिर आगे जब शेरशाह की मृत्यु होती है, साम्राज्य भी बिखर गया, तो फिर वो अकबर की सेवा में चला गया था। तो टोडरमल ने जो पहला भूमि सुधार किया था वह शेरशाह के शासन काल में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो दहसाला प्रथा आगे आएगा, यहां से तो नहीं होगा। हमने क्या देखा, यहां पर इसने भूराजस्व में एक प्रकार से सुधार लाया। इसने क्या किया, अनाजों का नकद में परिवर्तन के लिए, नकद में परिवर्तन हेतु एक बेहतर व्यवस्था लागू की, परिवर्तन हेतु एक बेहतर व्यवस्था लागू की, जिसे क्या कहा गया, जिसे रय कहा गया है। रय मतलब क्या होता है, कहा गया है। रय मतलब क्या होता है, रय मतलब होता है अनाजों की मूल्य तालिका, जो क्या था, जो औसत के आधार पर बनाया गया। क्या कोई बच्चा, अभी तो आप ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, क्या आप कह सकते हैं कि आधार वर्ष क्या होता है? बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमी में समझ लिया है। बेस ईयर किसको कहते हैं? जैसे अभी हम दो प्रकार के मूल्य सूचकांक को देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक देखते हैं और खुदरा मूल्य सूचकांक देखते हैं। सरकार के द्वारा जारी किया जाता है सप्ताह के स्तर पर और मंथ के स्तर पर। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहेंगे और रिटेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे। तो जो WPI है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे, CPI है, तो दोनों को तैयार करने के लिए एक बेस ईयर का निर्धारण किया जाता है, जो औसतन लगभग 7-8 साल पहले का होता है। ऐसा बेस ईयर इसलिए बनाया जाता है कि जो मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है, देखो अभी अगर हम गेहूं का सीजन नहीं देखते हैं तो गेहूं महंगा होगा, और फिर गेहूं का सीजन आएगा तो गेहूं सस्ता हो जाएगा। धान का सीजन होगा तो धान सस्ता होगा, धान का सीजन खत्म होगा, धान महंगा हो जाएगा। यानी जब कृषि का उत्पादन होता है तो उस समय
कृषि मूल्य की कीमत थोड़ी कम होती है, यानी कृषि उपज की कीमत थोड़ी कम होती है, और जब कृषि उपज नहीं हो रहा होता है तो मूल्य थोड़ा बढ़ जाता है। ये बातें तो हम समझते होंगे। तो इसने भी कहा कि जिसको कैश में देना है, अनाज में नहीं राजस्व देना है, कैश में देना है, तो वो फिर कैसे कैश में देगा? अगर रिटेल हम प्राइस देखें, जो अभी बिक रहा है गेहूं की प्राइस, जिस समय हम उसको खरीद रहे हैं उस समय का देखें, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कभी गेहूं की कीमत ऊंची रहेगी, कभी कम होगा। किसी साल उत्पादन कम हुआ होगा तो मूल्य अधिक होगा, किसी साल उत्पादन अधिक हुआ होगा तो मूल्य कम होगा। अगर करंट ईयर के साथ हम अगर इसको बनाएं, दर तालिका बनाते, तो फिर गड़बड़ हो जाता और किसानों को बहुत अधिक प्राइस देना पड़ता। उसने कहा नहीं, 10 साल का औसत निकालते हैं, 10 साल में प्राइस कैसा रहा और जो उसका एवरेज निकलेगा वह, उससे हम आपका भू राजस्व लेंगे। तो किसानों के लिए बहुत राहत की बात थी और उसको कहा गया रय। एक जो मूल्य सूची बनाई गई, प्राइस इंडेक्स बनाया गया, उसको क्या कहा गया? रय कहा गया। बहुत ही एडवांस व्यवस्था थी। जो अभी आप देखते हैं हम लोग WPI CPI पढ़ते हैं, वो असल में, या बेस ईयर पढ़ते हैं, शेरशाह बहुत पहले ही अपने तरीके से इसको लागू किया कर चुका था। एक बहुत उन्नत कदम था। बाद में हम क्या देखते हैं कि हाँ, कम हो जाती है। नहीं, गलत आप पढ़ रहे हैं अजीत सोनकर जी, ऐसे नहीं होगा। बेस ईयर हम नहीं पढ़ रहे, बेस ईयर नहीं होता है। आप इसका मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है, तो नहीं होगा। तो अगर इसमें एनसीईआरटी में नहीं होगा तो एडवांस लेवल पर जो मैडम ने कराया है ना, जो यूट्यूब पर क्लास होती है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर हुआ ही होगा, मुझे पूरा विश्वास। एक बार होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी जो आप महंगाई देखते हैं, पेपर आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना, पेपर जैसे पढ़िएगा तो उसमें होगा कि खुदरा सूचकांक की महंगाई बढ़ी, थोक मूल्य सूचकांक की महंगाई घटी। वो क्या है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। उसके तैयार करने के लिए 10 साल के औसत को निकालने के लिए 10 साल पीछे का हम इंडेक्स लेते हैं, उसको बेस ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर में नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेस ईयर कह रहा हूं। बेस ईयर आपको क्लियर होना था। अनाजों की मूल्य तालिका जो औसत आधार पर बनाई गई थी, इसको हम रय कहते हैं। ठीक है, जमीन को बांटा गया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर उसने किसानों से क्या किया? किसानों से वसूले जाने वाले भूराजस्व की दर तथा किसानों के दायित्व को लेकर यहां पर पट्टा तथा चार्टे में की जाती है। ये आप ऊपर के बच्चों को पूछेंगे तो भी नहीं बता पाएगा। पट्टा मतलब क्या होता है कि किसानों की भूमि स्वामित्व का क्या होगा? का प्रमाण पत्र। और कबूलियत क्या होगा? कबूलियत जो होगा वह होगा किसानों द्वारा यह स्वीकृति पत्र, या किसानों का स्वीकृति पत्र कि वह कितने भूराजस्व का भुगतान करेगा। बहुत ही एडवांस लेवल का यह एक कॉन्सेप्ट इसने यहां पर भी लाया था। किसानों से वसूले जाने वाले भूराजस्व की दर तथा किसानों के दायित्व को लेकर पट्टा और कबूलियत जैसी व्यवस्था लागू किया। पट्टा का मतलब क्या है? किसानों के भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र है। कबूलियत का मतलब है किसानों का स्वीकृति पत्र कि वह कितने भूराजस्व का भुगतान करेगा। दोनों बातें इसने एकदम से क्लियर कर दी। कहा कि भाई ऐसा है कि किसान, आपको कितना आपके भूमि की स्वामित्व तो आपके पास रहे, इसके लिए मैं आपको लिख करके देता हूं कि यह भूमि आपकी है। इसको हमने एक पट्टा मतलब होता है दस्तावेज। एक दस्तावेज आपको देते हैं कि यह आपका भूमि है, मैं लिख करके देता हूं, मुहर लगा के देता हूं। लेकिन भाई आपको भी लिख करके देना पड़ेगा कि आपको कितना भूराजस्व का भुगतान करना है, ताकि भूराजस्व वसूले में भ्रष्टाचार ना रहे।
किसानों के पास अगर लिख करके दे दिया जाए कि आपसे इतना टैक्स लिया जाएगा, जैसे भारत सरकार ने आपको लिख के दिया है कि मैं इनकम टैक्स इतना लूंगा, भूमि पर टैक्स इतना लूंगा, सब एकदम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स संहिता में एक एक बातें स्पष्ट करके सरकार ने जनता को दिया हुआ है। मैं 10% इनकम टैक्स इतने वाले को लूंगा, 20% इतने वाले को लूंगा, तो आपके पास क्लियरिटी है कि भाई मुझे इतना टैक्स लगना है। किसानों को भी कहा कि मैं आपको कहता हूं कि ये भूमि आपकी है, मैं लिख के देता हूं, लेकिन आप कितना टैक्स दोगे यह भी क्लियरिटी होनी चाहिए और किसान उस पर कबूल करेगा। कबूल से कबूलियत बनाए, कबूल मतलब स्वीकार करना। किसान उस पर अंगूठा लगा करके स्वीकार करेगा कि हाँ इतना मैंने स्वीकार किया है, इतना भू राजस्व देना होगा और उससे आप कम नहीं दे सकते, और भू राजस्व अधिकारी भी उससे नहीं वसूल सकता है ज्यादा। दोनों के लिए सिक्योरिटी हो गई, राज्य को भी और इसको भी हो गया। बहुत ही एडवांस लेवल की व्यवस्था ये लागू करता है यहां पर। ठीक है, तो पट्टा और कबूलियत हो गया। कबूलियत क्या है? किसानों का स्वीकृति पत्र कि वह कितने भू राजस्व का भुगतान करेगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? हाँ, तालाब अगर हम होता हो, पट्टा का मतलब क्या होता है? एक अधिकार पत्र होता है जिसमें हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि कितना आपको एक तरह से भुगतान करना है। तो पट्टा और कबूलियत को लागू किया। फिर देखते हैं किसानों से भूराजस्व के अतिरिक्त क्या वसूला गया? अतिरिक्त जरिवाना तथा मुहसिलाना नामक कर वसूला गया। जरिवाना कर का नाम है, ध्यान रखिएगा। जरिवाना मुहसिलाना नामक कर वसूला गया ताकि भूराजस्व अधिकारियों को वेतन दिया जा सके। कर वसूला गया ताकि भूराजस्व अधिकारियों को वेतन दिया जा सके। ठीक है, दिया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कृषि व्यवस्था में वह सुधार लागू किया जो हम वर्तमान काल तक देखते हैं चल रहा है। अकबर ने भी इसे अपनाया और वर्तमान में यह और अच्छे तरीके से लागू हुआ। यानी शेरशाह के सुधार को हम वर्तमान तक देखते हैं, निरंतर चल ही रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था शेरशाह ने बहुत पहले ही लागू कर दी थी, बहुत पहले ही यहां पर उसने लागू कर दी थी। ठीक है, एक व्यवस्था उसने किया कृषि के लिए। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी कैसे करता है? वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी या बढ़ोतरी का प्रयास कैसे करता है? वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी का प्रयास करता है। इसने क्या किया? इसने राज्य में जगह जगह चुंगी वसूलने के स्थान पर केवल दो स्थान पर चुंगी का मतलब क्या होता है पता है? एक तरह से टैक्स होता है, टोल टैक्स होगा। इंट्री टैक्स हम कहते हैं, टोल टैक्स या इंट्री टैक्स होगा। इंट्री टैक्स के बराबर होगा। वसूलने के स्थान पर केवल दो स्थान पर चुंगी वसूलने की व्यवस्था की। केवल दो स्थान पर। मैं बताता हूं इसका क्या इंपैक्ट है। पहला हम देखते हैं सिंधु नदी के किनारे, यानी अगर कोई उत्तर पश्चिम से व्यापार करने के लिए आ रहा है, सिंधु नदी के किनारे उसने किया। और दूसरा क्या किया? बंगाल बिहार की सीमा पर सकड़ी गली नामक स्थान पर दो ही जगह वह चुंगी वसूलता है। एक सिंधु नदी के किनारे, दूसरा वह बंगाल और बिहार की सीमा पर वसूल करता है। ठीक है, बंगाल और बिहार की सीमा पर वह करता है। ऐसी स्थिति नहीं आती है टुनटुन कुमार भारती, ऐसा नहीं कि सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या देखा कि एक तरह से
उसने क्या किया? उसने अनेक राजमार्गों का निर्माण किया, राजमार्गों का निर्माण करवाया ताकि व्यापार में सहूलियत हो, उदाहरण लेंगे यहां पर क्योंकि कुछ नाम आ जाएंगे। उदाहरण यहां पर ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या किया इसने? व्यापार में बढ़ोतरी में वाणिज्य का प्रयास किया। इसने राज्य में जगह जगह चुंगी वसूलने के स्थान पर केवल 2 स्थानों पर चुंगी की व्यवस्था की, सिंधु नदी के किनारे, बंगाल बिहार की सीमा पर सकड़ी गली के साथ। इसने अनेक राजमार्गों का निर्माण करवाया ताकि व्यापार में सहूलियत हो सके। जैसे हम देखते हैं, एक व्यापार जो हो जाएगा वह होगा सिंधु नदी से बंगाल के पहला जो होगा प्रथम राजमार्ग होगा, वह होगा आपका प्रथम राजमार्ग लिखना था। प्रथम राजमार्ग, जो पहला प्रथम राजमार्ग होगा वह होगा राजमार्ग, वह होगा आपका सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक। इसे ही वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसे ही वर्तमान में NH1 या GT रोड कहा जाता है। NH1 या GT रोड इसे ही वर्तमान में कहा जाता है, बनाया उसी ने था। GT रोड कहा जाता है, रोड कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है इसे ही। जो वर्तमान में GT रोड देखते हैं, दिल्ली होकर के भी गुजरती है, उसको इसी को कहा जाता है। जो फिर हम देखते हैं आगरा से जोधपुर के लिए, जोधपुर दूसरी सड़क ये बनाता है, आगरा से जोधपुर। और फिर देखते हैं लाहौर से मुल्तान तक यह सड़क बनाता है। सभी राजमार्गों के किनारे इसने क्या किया? इसने छायादार वृक्ष लगवाए तथा उचित दूरी पर सरायें बनवाई। सराय मतलब होता है ठहरने का स्थान। छायादार वृक्ष लगवाए तथा उचित दूरी पर सरायें बनवाई ताकि व्यापारियों को रुकने में कठिनाई नहीं हो, व्यापारियों को ठहरने में दिक्कत नहीं हो, व्यापारियों को ठहरने में दिक्कत नहीं या ठहरने में कठिनाई नहीं हो। एक तरह से इसने राजमार्गों के किनारे बहुत अच्छा काम किया। सभी राजमार्गों के किनारे इसने छायादार वृक्ष लगवाए, उचित दूरी पर सरायें बनवाई। सराय मतलब होता है ठहरने का स्थान। उस समय तो होटल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ताकि व्यापारियों को ठहरने में कठिनाई नहीं हो। हिंदू तथा मुस्लिम के सरायें अलग अलग थी तथा मुस्लिमों की सरायें अलग अलग, क्योंकि भोजन अलग होगा, सरायें अलग अलग थी। हिंदू तथा मुस्लिम की सराय क्या है? अलग अलग है। हिंदू अलग सराय में ठहरेंगे, मुस्लिम अलग सराय में ठहरेंगे। ये व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रिंस गुप्ता, यही कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं कि पहला जो रोड बनवाया, GT रोड जिसको कहते हैं। लेकिन यह मान के चलेंगे जो GT रोड है वह उसमें पक्का नहीं होगा ना, वह तो कच्चा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम जैसा आप GT रोड अभी देखते हैं वैसा रहा होगा, ये संभव नहीं। अब देखिए आधुनिक कॉन्सेप्ट पर जो नए सड़क बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, या जिसको हम एक्सप्रेस वे कहते हैं। एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा। एक हाईवे होता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं। एक स्टेट हाईवे होता है, SH जिसको कहते हैं। एक होता है एक्सप्रेस वे।
एक्सप्रेस वे की खासियत होती है कि उस पर स्पीड बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहां पर कट नहीं होते। रोड के पर आप देखते हैं बीच बीच में लोग आर पार करते रहते हैं, तो गाड़ियां स्पीड से नहीं चल सकती है। तो एक्सप्रेस वे की खासियत होती है, एक तो चौड़ी सड़क होती है, स्मूथ सड़क होती है, उस पर कट नहीं होता, कहीं पर आप गाड़ी रोक ही नहीं सकते अगर एक्सप्रेस वे पर चढ़ पाए। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे 9 एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड है, आगरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, मेरठ एक्सप्रेस वे है, 9 प्रकार के एक्सप्रेस वे। कभी आप अगर आसपास के इलाके में रहते होंगे, चूंकि 9 एक्सप्रेस है तो कोई ना कोई तो आसपास में रहा होगा, हो सकता है आपने एक्सप्रेस वे पर चढ़ करके नहीं देखा हो, लेकिन वह रोड इतना स्मूथ होता है कि उस पर 100 किलोमीटर के स्पीड से आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आवाजाही थोड़ी सी तेज हो जाती है। दूसरा कि लेकिन एक्सप्रेसवे की दिक्कत क्या है कि वह आप रुक नहीं सकते उस पर। तो सरकार ने क्या किया कि शेरशाह की तरह जगह जगह पर हर 100 किलोमीटर पर, जगह जगह पर मतलब 100 किलोमीटर जाने में आपको मुश्किल से 1 घंटे का समय भी नहीं लगेगा, तो उस 100 किलोमीटर पर होटल्स बनवाए ताकि लोग वहां पर रुक सके, पानी भर या जैसे पेट्रोल वगैरह है लेना ले सके, फिर आगे बढ़े, गाड़ी भी थोड़ा रिलैक्स करेगा। यही लगभग व्यवस्था शेरशाह ने की थी कि जो लगातार बैलगाड़ी से चल रहे, उसमें तो ट्रक और हवाई जहाज या कार तो थी नहीं, तो बैलगाड़ी से लोग चलते थे, रात हो जाता था, दिन में भी थकावट है, तो आप रुकने के लिए एक अच्छी जगह आपको बना दी गई, वहां जाइए, खाना वगैरह सब मिलेगा, वहां पर आप अपना खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुओं के लिए अलग होगा, मुस्लिमों के लिए अलग होगा, और उसकी सुरक्षा का दायित्व तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों की होगी, आपका सामान कोई नहीं लूट सकता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था इसने लागू की। सभी राजमार्गों के किनारे इसने छायादार वृक्ष लगवाए, उचित दूरी पर सराएं बनवाई ताकि व्यापारियों को ठहरने में कठिनाई नहीं हो। हिंदू तथा मुस्लिमों की सराएं अलग अलग थी। मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया, मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया तथा चांदी के मानक सिक्के जारी किए, जिसे रुपया कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। रुपया मतलब ऐसे स्पेलिंग में नहीं था कि उस समय भी रुपया ही कहेंगे, रुपये या इस टाइप से कुछ शब्द था। वर्तमान में जो रुपये का कॉन्सेप्ट आया है वह असल में शेरशाह के द्वारा ही जो सुधार लागू किए गए थे उससे ही आया है, उससे ही यहां पर आता है। एक तरह से हमने क्या देखा कि बड़े पैमाने पर इसने एक तरह से व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास वह कर रहा होता है। फिर देखते हैं स्थापत्य का प्रयास, स्थापत्य तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए क्या करता है? उसने 3 महत्वपूर्ण स्थापत्य बनाए, उसने 3 महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण किया, स्थापत्य का निर्माण किया, जिनमें से दो कहां है? बिहार के सासाराम में स्थित है। जिनमें से दो क्या है? 2 बिहार के सासाराम में स्थित है, के सासाराम में स्थित है, तथा एक कहां है? एक दिल्ली के पुराने किले में। उदाहरण लेंगे, उदाहरण सासाराम में क्या देखते हैं? हसन खां का मकबरा। सासाराम में हसन खां कौन था? हसन खान जो है वह है शेरशाह का पिता। ठीक है, सासाराम में हसन खां का मकबरा था। और दूसरा जो है वह होगा सासाराम में स्वयं का मतलब क्या होगा? शेरशाह का मकबरा, जो एक तालाब के मध्य स्थित है। फिर देखते हैं दिल्ली में
दिल्ली में शेर मंडल तथा किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण, कुहना मस्जिद का निर्माण करता है। बहुत ही बेहतरीन है, ये तीनों चारों स्थापत्य बहुत बेहतरीन है। मुझे तो खैर सभी देखने का मौका मिल गया, दिल्ली में तो खैर देखते ही हैं, और यात्रा पर जब कभी इधर उधर जा रहे होते हैं तो स्थापत्य जो बीच का है उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने शेरशाह का मकबरा भी देखा और दिल्ली का शेर मंडल भी देखा। तो हमने क्या देखा, इसके तीन महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण किया, जिनमें से दो बिहार के सासाराम में स्थित है तथा एक दिल्ली के पुराने किले में है। सासाराम में हसन खां का मकबरा है। सासाराम में ही अपना ही मकबरा उसने बनाया जो एक तालाब के मध्य स्थित है। दिल्ली में शेर मंडल तथा किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किया। कैसा था जरा इसको देख लेते हैं, किस प्रकार के ये थे जरा देखते हैं। देखो यहां पर इसने जो बनवाया, ये तो मैप है, ये देखो ये शेरशाह का अपना मकबरा है, सासाराम में स्थित है। बहुत ही शानदार मकबरा है, मतलब अगर स्थापत्य की नजर से देखें तो बेहतरीन सा मकबरा है, और इसमें हिंदू इस्लामिक स्थापत्य दोनों शामिल है। एक तालाब के मध्य है, आप जाते हैं एक तालाब, सीढ़ियों के माध्यम से आप आगे जाते हैं, एक लंबी सीढ़ी है, इसके माध्यम से जाते हैं। गुंबद देखेंगे तो इस्लामिक स्थापत्य में है, लेकिन हर जगह देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं, यहां भी देखेंगे, यहां पे भी देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां है, इसको कहते हैं छोटी छोटी छतरियों का निर्माण। ये सारी छतरियां क्या है, राजस्थानी शैली का है। आप राजस्थान के किले को देखेंगे तो आपको वहां पर इस प्रकार के स्थापत्य नजर आएंगे। हर जगह देखेंगे छोटी छोटी छोतरियां वहां पर लगी हुई है। ये क्या है, ये राजस्थान के किले में प्रायः पाया जाता है। तो एक तरह से हिंदू इस्लामिक स्थापत्य का एक बेजोर नमूना हो जाता है। उस समय स्थापत्य का इतना शानदार विकास नहीं हो पाया था जैसा कि शेरशाह करने में सफल होता है। यह है शेरशाह का मकबरा। हसन खां का मकबरा भी ऐसा ही है, लेकिन इतना भव्य नहीं है। यह है आपका शेर मंडल। दिल्ली में आप देखेंगे पुराना किला एक जगह है, दिल्ली में पुराने किले में यह 3 मंजिला भवन बना हुआ है। अभी भी ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं ना, वर्चुअली ऐसा ही है, खुले में यह है। अब यह क्या था ये कहना मुश्किल है, लोग नहीं जान पाता है कि ये क्या है, क्योंकि कहीं पर इसके बारे में लिखा ही नहीं गया है कि शेर मंडल क्यों बनवाया गया। कुछ लोग कहते थे कि शेरशाह चूंकि पढ़ा लिखा था तो ये उसका पुस्तकालय था, यानी उसका लाइब्रेरी रहा होगा। कोई कहता है कि चारों तरफ से ये खुला हुआ है, शेरशाह यहाँ पर बैठ के हवा खाता था। एक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो उस समय दिल्ली से समझिए, अब तो दिल्ली में बड़े बड़े भवन बन गए, लेकिन उस समय तो दिल्ली खाली था। तो पहाड़ी पर इतना ऊंचा भवन बना करके इसके ऊपर जब शेरशाह बैठता होगा तो बहुत ही दूर तक भव्य नजारा दिखता होगा। जमुना के किनारे ही है, यमुना नदी के किनारे एक शेर मंडल बना लिया। एक बनाया उसने बड़ा ही बेहतरीन स्थापत्य है, इसको हम कहते हैं किला एक कुहना मस्जिद। खाली इसका बाहरी दीवार ही बचा हुआ है, अगर इसके अंदर एंट्री करेंगे, ये पीछे हल्का सा दीवार बन रहा है, केवल वही आपको दिखाई देगा। अंदर टूटा फूटा है, यानी मस्जिद एक तरह से अस्पष्ट अब नहीं रहा है, लेकिन बाहर का दीवार पुरातत्वविदों ने सुरक्षित करके रखा है। अभी बाहर से देखेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, और यह भी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। तो किला एक कुहना मस्जिद है। ये मुख्य प्रवेश द्वार 5 है, इसमें से जाकर के नमाज, आगे बहुत बड़ा फील्ड भी बना हुआ है। मतलब उस समय के उपलक्ष्य में देखें या परिप्रेक्ष्य में देखें, एक बहुत ही भव्य स्थापत्य आपको दिखा देता है। हाँ, ये सब आज भी मैंने देखा है, मैंने कई बार इसको, मुझे घूमना अच्छा लगता है ना। मकबरे देखने के पैसे लगते हैं, जो होता है ना, हाँ बिल्कुल पैसे लगते हैं। जैसे आप ताजमहल देखेंगे, ताजमहल देखने जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ताजमहल का एंट्री फी है, हर जगह का एंट्री फी होता है 10-15 से लेकर के और 50-60 रुपये तक का होता है, ज़्यादा महंगा नहीं। आप कुतुब मीनार देखने जाइए, जौनपुर का किला देखने जाइए, आप लखनऊ के किसी स्थापत्य को, जो पुराना स्थापत्य देखने जाइए, जिसको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सजारता और संवारता है, उसके लिए वो थोड़ा सा टैक्स लेता है, क्योंकि फिर पैसा कहाँ से आए। नहीं तो सारे स्थापत्य तो भटक जाते। हुमायूं का मकबरा है, चाहे आप सिकंदरा में जाइए, चाहे आप फतेहपुर सीकरी जाइए, चाहे आप आगरा में जाइए, हर जगह जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको पैसा देना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट केवल यूट्यूब पर क्लास होती है, और कहीं कुछ फ्री नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये सारे स्थापत्य बनाए गए, जो मैंने आपको दिखाने के लिए लाए थे, ताकि एक बार आप भी महसूस करें
कि किस प्रकार के स्थापत्य बनाए गए थे। इसने कुछ विद्वानों को भी संरक्षण दिया, यह भी लिख सकते हैं। इसने क्या किया, इसने कुछ विद्वानों को भी संरक्षण दिया, कुछ विद्वानों को भी संरक्षण दिया, विद्वानों को भी संरक्षण दिया। जैसे हम देखेंगे संरक्षण दिया और लेंगे उदाहरण। जैसे हम देखते हैं कि इस समय का जो महत्वपूर्ण विद्वान होगा, वह होगा मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी जिसने लिखा है पद्मावती को लेकर के। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार देखा जा सकता है कि शेरशाह ने शासन, प्रशासन, कृषि, अर्थव्यवस्था का फिर तो गलत हो जाएगा, यहां व्यापार देंगे। कृषि, व्यापार तथा स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? एक बार सभी बच्चे हैंड रेज कर देंगे, यानी बता देंगे। उसने कुछ विद्वानों को भी संरक्षण दिया, मलिक मुहम्मद जायसी है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शेरशाह ने शासन, प्रशासन, कृषि, व्यापार तथा स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो बात ही अलग है, तब आपके लिए अगला प्रश्न नहीं होगा। और अगर सहमत है तो आपके लिए फिर कुछ एक गिफ्ट रखा हुआ है। आप गिफ्ट के लोभ में मत सहमत हो जाइएगा। आपके लिए गिफ्ट जरूरी नहीं है कि मिठाई ही हो। मेंटेनेंस को टिकट के रूप में ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक है शिवांगी, बिल्कुल ठीक है। सहमत हैं सभी बच्चे ने कहा। तो सहमत हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा गिफ्ट आ जाएगा। आप सोचते होंगे गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मिठाई है, रुपये, पैसे। ऐसा नहीं, यहां गिफ्ट जो है आपके ज्ञान में बढ़ोतरी का है। तो एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपको लिखना पड़ सकता है, यहां पर करना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि देखिए होता क्या है कि जो मैंने निष्कर्ष डाला प्रश्न यही से बन जाएगा और निष्कर्ष भी फिर यही हो जाएगा। क्वेश्चन डालेंगे कि शेरशाह ने क्या कि शेरशाह संपूर्ण मध्यकालीन शासकों, शेरशाह संपूर्ण मध्यकालीन शासकों में से एक विलक्षण शासक ठहरता है या में से ठहरता है जिसने शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक विकास में एक नई प्रवृत्तियों को या अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। विकास हेतु अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 200 वर्ड में लिखिए और 10 मार्क्स में इसमें आपको देता हूं। कहां भेजना है? सिविल सर्विसेज RWA@gmail.com। अब तो ये लिखाने की जरूरत भी नहीं है। सिविल सर्विसेज RWA@gmail.com। कहीं स्पेस नहीं होता है,
पीडीएफ बनाकर भेजना है, बनाकर भेजना है, नहीं भेजेंगे तो मेरी खरी खोटी सुनेंगे। ठीक है। शेरशाह संपूर्ण मध्यकालीन शासकों में से एक विलक्षण शासक ठहरता है जिसने शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक विकास हेतु अनेक नई प्रवृत्तियों को लागू किया। 200 वर्ड में 10 मार्क्स के लिए सिविल सर्विसेज rwa@gmail.com। आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को मेल करना तो आ ही गया होगा, मेल तो आप कर ही पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, यह सबसे प्यारा गिफ्ट होगा। आशीर्वाद वगैरह तो मिलता रहता है। मेहराब और गुंबद दोनों है, मेहराब तो है ही ना, आप उतना डिटेल्स में मत जाना। मेहराब और गुंबद दोनों है, जो उतना डिटेल्स में मत जाना। आप पीडीएफ को फॉलो करना, उनमें से सारे पॉइंट्स तो आप लिखने, जैसे गलती इस बात की भी मत करना कि सारे पॉइंट्स को लिखने लगे। आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो कि नयापन लाता है। यानी पॉइंट जब लिखो तो आप अपने पॉइंट में इस बात पर बल दो कि वह नया कैसे था, नया और विलक्षण कैसे था, कि उसने आगे के काल के लिए भी आधार तैयार किया। सभी पॉइंट्स नहीं लिखने की जरूरत होती है, इसलिए उन बच्चों को मैं विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए कहूंगा जो केवल पीडीएफ पर करके काम चला लेते हैं और क्लास नहीं सुनते। क्लास देखना उनको लगता है टाइम टेकिंग है, मतलब आपसे ज़्यादा बिजी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं होंगे। आप जितना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त कोई रहता है? हम लोग तो रहते ही नहीं, दिन भर ऐसे ही खाली रहते हैं, बेकार में लेक्चर दे रहे हैं। पीडीएफ देख करके काम चला लेंगे और सोचेंगे कि आईएएस बनने जा रहे हैं। तो भाई उससे अच्छा राजनीति कर लीजिए, बहुत कम मेहनत राजनीति में लगेगी। आईएएस में आपको बहुत रगड़ के पढ़ना होता है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आसानी से लिख पाएंगे। सभी पॉइंट्स मत लिखिएगा, जो महत्वपूर्ण है, जिसने की शासन व्यवस्था में विलक्षणता दिखाई, जैसे हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया, यह विलक्षणता है। सब शासक ने ऐसा नहीं किया। जैसे उसने व्यापार में बढ़ोतरी के लिए विलक्षणता लागू की कि राजमार्ग बनाए, राजमार्गों के किनारे सराय बनाए, सरायों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए ताकि लोगों को चलने में दिक्कत नहीं हो, यह विलक्षणता हुई। फिर हम विलक्षणता देखते हैं कृषि विकास में, जब उसने भूमि का वर्गीकरण कराया, उत्तम, मध्यम, निम्न, और उसमें भी दर तालिका निर्धारित की, रय, पट्टा और कबूलियत लागू किया। यह करने वाला पहला शासक था, तो इसलिए वह एक विलक्षण था। स्थापत्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसने हिंदू मुस्लिम मिश्रण से एक विशिष्ट स्थापत्य कला शैली का विकास किया, इसलिए विशिष्ट था। तो हमें इस प्रकार से पॉइंट को चूज करना पड़ेगा। आसानी से आप लिखेंगे फिर वही 3, 4, 5 नंबर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा इसमें आपको इनपुट अपना देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना सीखिए। ये जो है ना, इसमें जंग लग गया है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को अगर हमसे पूछते हैं तो इसका मतलब है जंग को और बढ़ाते जा रहे हैं। और मेरा जैसा व्यक्ति खरी खोटी सुनाकर भगा देता है, भाग यहां से, खुद से खोजो जाकर के। पहले खुद से खोजोगे तो 2-4 लाइन ज्यादा सीख पाओगे। मेरे भरोसे कब गबले का पौधा बन के बैठे रहेंगे? आप खुद से प्रयास करिए, और यही मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे ज्ञान के मामले में, तो मेरी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं कब तक आपका साथ दूंगा? बैच खत्म, कहानी खत्म, फिर दूसरे बच्चों के साथ इसी तरह से बात कर रहे होंगे, तो आपको मेरे साथ ही पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई आपकी जरूरत अब नहीं रही, मैं खुद ही खींच लूंगा। तब जाकर के देखो गुरु को ज्ञान लगता है कि हाँ अब गौरव की बात आई कि बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं। चल, ये आप लिख करके भेज दीजिएगा। ये चैप्टर हमारा यहां पर पूरा होता है, और इस प्रकार से यह चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन भी उसमें लिखा होता है कि बस आंसर नहीं समझ पाए वंदना पांडे, आप इतना क्या पूछ रहे हो, नहीं पास क्वेश्चन उसमें लिखा रहता है कि आंसर ही है, नहीं समझ पाए क्या पूछना चाहते हो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आया। ठीक है बच्चे। गोरखनाथ पांडे जी, आप थोड़ा सा भाषा को संतुलित करिए। आपका कॉपी में चेक कर रहा था, 2-3 कॉपी हाल फिलहाल में देखा, भाषा पर पकड़ नहीं। एकलव्य राज ओझा जी, भाषा पर कंट्रोल नहीं। हम अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहे। अब दिक्कत क्या है, मैं अभी कहूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा कि हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पहले पत्र भी लिख लिया करते थे। पत्र का मतलब ये मत समझना केवल प्रेम पत्र होता है। पत्र का मतलब होता है माता पिता को भी पत्र लिखना। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, उस समय तो कोई साधन नहीं हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि जब पहली बार हॉस्टल गया तो मित्र छूट गए। अब मित्र जो दिल से प्यारा मित्र था वह छूट गया। अब क्या करे भाई, मतलब रोज बेचैनी होती थी कि भाग करके हॉस्टल से मित्र के पास चले आए। अब क्या करें,
माता पिता की याद तो लगे कि जैसे उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, जीवन ही बेकार है। घर की याद आती थी, घर के खाने की याद आती। उस समय तो फोन नहीं था कि सीधा हमने वीडियो कॉल कर लिया। अब एक ही सहारा है कि पत्र ही लिखेंगे फिर। तो जितने मित्र थे, घर भी अक्सर पैसा वैसा मंगवाना होता है ना घर से, घर वाले को प्रभावित करके रखना होता है कि वो समय से पैसा देते रहे। तो इसलिए माता पिता को भी आदर से परम पूज्य बाबूजी ऐसे करके पत्र लिखना होता है। और पत्र लिखने के लिए पैसा भी तो नहीं है उतना कि हम बहुत हाई क्वालिटी का स्पीड पोस्ट वाला पत्र लिख सके। किस पर लिखते हैं? पोस्ट कार्ड पर। पोस्ट कार्ड देखा है कभी? पोस्ट कार्ड आशा करता हूं सभी ने देखा होगा। अब पता नहीं कितने का मिलता है, 25 या 50 पैसा का मिलता होगा, उसमें से 4-5 पैसे का मिलता था। और एक ही साथ 1 रुपये का खरीद लिया तो बहुत सारे पोस्ट कार्ड आ जाते थे। और पोस्ट कार्ड ओपन लेटर होता है, यानी पोस्ट कार्ड को कोई भी पढ़ सकता है। जैसे मैंने लिखा तो डाकिया के पास जाएगा, वो भी पढ़ लेगा, जो उसको जिसको पढ़ना है वही पढ़ सकता है। लेकिन भाई मजबूरी थी, पैसा ही नहीं है तो कैसे? उससे अच्छा होता था अंतर्देशीय पत्र, जो बंद रहता था, उसको कोई पढ़ नहीं सकता था। अब मजबूरी है, पैसा नहीं है तो पोस्ट कार्ड ही तो लिखेंगे। उससे भी हैबिट बढ़ती है, शब्द उससे भी, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं तो उससे भी शब्द बढ़ता है। तो अब आप पोस्ट कार्ड तो लिखने बैठेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को अपने ही कॉपी पर लिख करके उसको फाड़ के फेंक दीजिए। आप देखिएगा बड़ा सुकून महसूस होगा। और कम से कम शब्द की सीमा, जो हमारी फीलिंग्स है, वह शब्दों के माध्यम से निकलने में सक्षम होगा। किसी को नहीं भेजना है, उसको फाड़ के ऐसा मत फेंकिए कोई पढ़ ले। आप सिर्फ उसको क्या करिए, उसको फिर ऐसा फाड़ दीजिए कोई ना पढ़े, अगर आपकी वैसी भावना है जिसको कि आप नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करना सीखेंगे तो धीरे धीरे शब्दों का बंडाल आपका बढ़ता जाएगा, बहुत बड़ा बंडल आपके पास हो जाएगा। आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना है। शब्द कहाँ से आएंगे? किताब पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मुझसे सुन के शब्द नहीं बढ़ेंगे आपके, क्योंकि मैं तो लिमिट में बता रहा हूं। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो शब्द नए नए आपके जेहन में आते जाएंगे। तब ग्रामीण भाषा वाला में बात आप नहीं करेंगे, अच्छे तत्सम शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। बहरहाल इसको आप लिख करके भेज दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, और वह जो टॉपिक हो जाएगा ये वाला। थोड़ा समय उसमें लगा लेकिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण था समझने के लिए। अब जरा आते हैं इस टॉपिक पर जिसमें होगा अकबर का शासन, यानी मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। और मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में हम क्या देखते हैं? अकबर का शासनकाल होगा। ठीक है, अकबर का शासनकाल में यहां देखेंगे मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का काल। इसको ले लेते हैं हेडिंग के रूप में ताकि इससे हम आगे बढ़ सके। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, और इसको अगर हम सब हेडिंग में डालें, यह होगा अकबर का काल। अकबर का काल। कौन बच्चा कह रहा है कि 10 रुपये में एक पोस्ट कार्ड मिलता है? 10 रुपये में पोस्ट कार्ड मिलेगा तो देश डूब जाएगा भाई। 10 रुपये का पोस्ट कार्ड तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये एक्सट्रीम हो गया। 10 रुपये का पोस्ट, ऐसा मतलब आपने पोस्ट कार्ड देखा ही नहीं है। पोस्ट कार्ड कितना भी होगा तो 1 रुपये से कम का होगा। 10 रुपये का तो होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इतना महंगा सरकार ने नहीं किया होगा। मैंने इधर से यूज तो नहीं किया है, लेकिन असल में मैं पोस्ट कार्ड जरूर रखता हूं। पोस्ट कार्ड आपने नहीं देखा है, देखो मेरे सामने रखा हुआ है, मेरे टेबल पर पोस्ट कार्ड भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी मैं कभी कभी प्रयोग में इसको लेता हूं। आप लोगों ने मुझे ही बरगला दिया। ये देखो, इसको कहते हैं पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ऐसे एक साइड में एड्रेस लिखने का जगह होता है और पीछे प्लैंक रहता है, यहां भी आप लिख सकते हैं। इसको भैया पोस्ट कार्ड कहते हैं। और मैंने देखा इस पर 50 पैसे लिखे हुए, 10 रुपये का नहीं होता। इसका मतलब आपने पोस्ट कार्ड नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि आप समझ रहे हैं कि जो जो बातें हो रही है वो कितने पीछे चले जाते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण देखा। अभी तक हमने 2 मुगल शासकों की चर्चा की है, एक बाबर है और एक है आपका हुमायूं। अब हुमायूं जी आए थे, लेकिन यहां पर पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है कि दिसंबर 1555 में हुमायूं ने फिर से विजय हासिल कर ली। और फिर से विजय हासिल करने के बाद, चूंकि शेरशाह का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चला, शेरशाह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शेरशाह 1540 में शासक बनता है, 45 में उनका देहांत हो जाता है। फिर इस्लाम शाह 10 साल तक शासन कर पाता है, लेकिन इस्लाम शाह के बाद शासन व्यवस्था में
गृह युद्ध छिड़ जाता है, यानी बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से 1-2 साल के अंदर वह शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसी मौके की तलाश में हुमायूं बैठा हुआ था, जो काबुल तक विजय कर चुका था। अब वह भारत की तरफ आ गया, क्योंकि यहां पर कोई ठोस शासक है ही नहीं। जो आदिल शाह शूर था, दिल्ली का प्रधानमंत्री, वो भाग करके फिर चुनार चला गया था। यानी दिल्ली में कोई शासक इनफैक्ट था नहीं, और एक शासक था जिसको हम हेमू विक्रमादित्य कहते हैं। तो वह एक तरह से शासक जबरदस्ती बन गया था, मतलब कोई सर्वमान्य शासक नहीं था। ऐसे में हुमायूं को फिर से विजय करने का मौका मिल गया 1555 के दिसंबर माह में। लेकिन एक आध महीने में ही वह जनवरी में इसी सीढ़ियों से गिर करके, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके मतलब फिसल गया और उसका देहांत हो जाता है। देहांत उसका हो जाता है तो हुमायूं की अकस्मात मृत्यु होती है। उसमें अकबर मुश्किल से 13 वर्ष का था। अकबर का जन्म ही 1542 में हुआ था। वह मात्र 13 वर्ष का था और दिल्ली तो उसने देखा भी नहीं था, क्योंकि वह अभी पंजाब में ही बसा हुआ था, यानी पंजाब के ही सूबेदार के पद पर था। यानी पंजाब में एक सिकंदर शाह शूर था, उसके खिलाफ वह बैरम खां के साथ युद्ध कर रहा था। युद्ध वो क्या करेगा, बैरम खां कर रहा था। बैरम खां अकबर के नाम पर कर रहा था, अभी वो दिल्ली आया ही नहीं। ऐसे मौके पर अचानक से फिर से 1556 में अकबर को शासक बनना पड़ गया। उसी तरह से जैसे बाबर को बहुत कम उम्र में शासक बनना पड़ा था, क्योंकि बाबर के पिता का भी अकस्मात निधन हो गया था। अकबर आ गया। अकबर अब किस प्रकार से राज्य को सुदृढ़ करता है और इस प्रकार से मुगल शासन की स्थापना करता है, वह अगले 200-300 सालों तक चलता रहा। यह देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, जिसमें अकबर के सभी कार्य, सुधार, सबको देखना यहां पर पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या देखा? हाँ, हमने क्या देखा? अब देखो, पोस्ट कार्ड पर बहुत सारी चीजें होती है। आप अपने दायित्व को नहीं समझते हो। जीवन में बहुत सारा काम है, सिवाय पढ़ने का ही काम नहीं है, पढ़ाने का काम नहीं है। कभी आपने पीएमओ को लेटर लिखा है कि आपके यहाँ बहुत गंदगी है? क्या आपने कलेक्टर को लेटर लिखा है? क्या आपने तहसीलदार को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है? कि लगता है कि जिसका काम है वो करेगा। सुधार करने के लिए बहुत जरूरी होता है आप अपना हाथ चलाएं। दिमाग में केवल जातिवाद, धर्मवाद के चक्कर में ना फंसे रहे। कुछ अपना भी दायित्व तो होता है। एक बार मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब मैं मेंस दे रहा था, एक बार यूपीएससी में एक मेजर सुधार करने के लिए मैंने पहल की थी पत्र लिखने के माध्यम से, और वह पत्र एक उचित माध्यम से मैंने प्रधानमंत्री आवास को भिजवाया। दिल्ली में रहने के बावजूद मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की का शासन हुआ करता था, और वह पत्र था भाषा को लेकर के। उसमें हिंदी अंग्रेजी वाला कुछ पंगा चल रहा था। उसमें कह दिया था कि आइदर हिंदी और इंग्लिश, ऐसा करके कुछ एक प्रोविजन लगा दिया था लिटरेचर पेपर में। तो फिर वह सुधार लागू हुआ। अब तो मेरे पास वो लेटर नहीं है कि, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा सीधे सीधे लेटर मुझे भेजे गए कि आपके इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। मुझे लगता है अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो खत्म हो गया, बहुत दिन पहले की बात है। आई थिंक 2004 की बात होगी। तो अब तो लेटर नहीं होगा। लेटर से सुधार होता है। आप मत समझना कि लेटर फाड़ करके फेंक दिया जाता है। तो लेटर अभी भी लिखते रहते हैं, और बीच बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, दूसरे को नहीं, किसी अधिकारी को तो लिख ही सकते हैं। तो अकबर का शासनकाल देखें, यहां पर देखेंगे कि हुमायूं जब अगर नहीं लेटर लिखते तो मेरे पास पोस्ट कार्ड कहां से आता, और सामने क्यों होता, कहीं और पड़ा होता। हुमायूं जब शेरशाह से पराजित होकर भारत की सीमा पर भटक रहा था, भारत की सीमा पर भटक रहा था, तो उसे अमरकोट के राजा, अमरकोट के राणा वीरशाल ही था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वीरशाल ने अपने महल में शरण दी थी। अपने महल में शरण दी थी। वीरशाल ने अपने महल में शरण दी थी, यही लिखा ना, शरण दी थी। यहीं पर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। बड़ी लंबी कहानी है। जन्म हुआ था।
हुमायूंनामा में इस कहानी का बड़ा दर्दनाक विवरण दिया गया है। इससे दर्दनाक स्थिति किसी पिता के लिए नहीं हो सकती। हालांकि हुमायूं का व्यक्तित्व तो आप जानते हैं कि बड़ा ही विचित्र हुआ करता, मतलब कि उसके बारे में प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल था कि हुमायूं क्या कर लेगा। अब हुमायूं भटक रहा है। जीवन तो ऐसा हो, देखिए, कि सुख और दुख की परवाह नहीं है। हुमायूं एक समय दिल्ली का, हिंदुस्तान का बादशाह है। 2 युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ, उसको सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, एवरीथिंग लॉस्ट। अब भटक रहा है, कहीं उसको कोई शरण देने वाला नहीं है। काबुल नहीं जा सकता। उसका भाई कामरान कहा कि मेरे यहां आया तो काट ही डालूंगा। अपना ही राज्य उसका काबुल है, उसी ने अपने भाई कामरान को काबुल में शासन करने के लिए दिया था, लेकिन वो काबुल जा ही नहीं पा रहा। पंजाब के क्षेत्र में शेरशाह खुद जाकर के मुल्तान में बैठा हुआ है। अब क्या करे? सिंध के क्षेत्र में राणा अमरकोट ने तमाम खतरे के बावजूद, क्योंकि खतरा यह था कि शेरशाह उसके ऊपर भी हमला कर देता अगर हुमायूं को शरण देता है तो, उसके बावजूद भी इसने शरण दिया। अब हुमायूं इस परिस्थिति में भी विवाह करने की सोचता है, जबकि सामान्यतया लोग तो अपने जीवन बचाने के लिए सोच रहा है। हुमायूं को विवाह करने की सोची। उनका एक गुरु हुआ करता था, उनकी पुत्री, जिसको हम हमीदा बानो बेगम बाद में जानते हैं, उनसे उसने विवाह का प्रस्ताव किया। सिया गुरु था। उस समय हमीदा बानो की उम्र भी बहुत नहीं थी, बहुत मुश्किल से 14-15 साल की रही होंगी, लेकिन चूंकि बादशाह का पद है तो भाई विवाह हो गया। और वहीं फिर हम 1 साल के अंदर देखते हैं कि अकबर का भी जन्म होता है। अब हुमायूं एक जगह लिखता है कि ये मेरे लिए सबसे बुरी स्थिति थी कि जब अकबर के जन्म की सूचना मेरे पास आई। बड़ा पुत्र था, पहली बार किसी पुत्र का जन्म हो रहा था। जब अकबर के जन्म की सूचना मेरे पास आई, मेरे पास उस दासी को देने के लिए 1 भी रुपया नहीं था। मतलब हुमायूं की वह स्थिति थी कि 1 भी रुपया उसके पास नहीं। किसी तरह से गले का हार वगैरह उतार करके 1-2 दे करके काम चलाए। ये किसी भी बादशाह के लिए सबसे बुरी स्थिति होगी, क्योंकि ऐसे खुशी के मौके पर वह तो बहुत बड़ा दावत देगा या बहुत अधिक दान देता है। तो बहरहाल इस बुरी परिस्थिति में अकबर का जन्म होता है, जब वह भटकाव का जीवन जी रहा था। शरण दी। यहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य था, यह दुर्भाग्य ही रहा कि अकबर क्या होता है, अकबर को अकेला वहीं छोड़कर हुमायूं को कहां जाना पड़ा? हुमायूं को ईरान के दरबार में शरण लेनी पड़ी। ईरान के दरबार में शरण लेनी पड़ी। आगे जब 1545 में कामरान से काबुल को छीना गया, तब जाकर फिर से हुमायूं अकबर से मिल गया। तब जाकर अकबर हुमायूं से मिल पाया, या हुमायूं अकबर से मिल पाया, ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा दर्द में भरेगा। जाकर हुमायूं अकबर से मिल पाया। अब देखिए अकबर का भी जीवन कैसा था। उसने तो सोचा ही नहीं होगा कि मेरा जीवन कभी बदलेगा। जब वह जन्म ले रहा था तो हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने उस बच्चे को, नवजात बच्चे को लेकर के ईरान के दरबार में जा सके, क्योंकि वहां अकेले ही उसको शरण दी जानी थी। तो यहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। यह दुर्भाग्य ही था कि अकबर को अकेला वहीं छोड़कर हुमायूं को ईरान के दरबार में शरण लेनी पड़ी। आगे जब 1545 में कामरान से काबुल को छीना गया, तब जाकर हुमायूं से अकबर मिल पाया। अब देखिए इसके पीछे कहानी हुआ क्या। ये चला जाता है ईरान के दरबार में, क्योंकि बैरम खान इसका एक सहायक था। बैरम खान को हम जानते भी होंगे, और जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, तो आगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बैरम खान ने हमेशा बाबर के समय से ही हुमायूं का साथ दिया था। बहुत ही मजबूत योद्धा था, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। हुमायूं का इसने किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ा, जबकि हुमायूं एक सुन्नी धर्म का मानने वाला था, सुन्नी मुसलमान था, और बैरम खान शिया धर्मावलंबी था।
लेकिन कभी भी ये धार्मिक मान्यता आड़े नहीं आई और बैरम खान ने हमेशा अपनी वफादारी को दिखाया, चाहे वो चौसा का युद्ध हो, चाहे कन्नौज का युद्ध हो, चाहे हुमायूं चारों तरफ भटक ही क्यों न रहा हो, अकबर हुमायूं का साथ बैरम खान ने कभी नहीं छोड़ा। और माना जाता है कि बैरम खां के प्रयासों से, चूंकि बैरम खां भी सिया है, सिया मुसलमान है, और ईरान भी सिया मुसलमान का देश है, यानी वहां के राजा भी सिया धर्मावलंबी है, तो बैरम खान ने ईरान के दरबार को अप्रोच किया, एक सिया होने के नाते, एक सर थोड़ा सा मदद कीजिए। और ईरान के शासक ने पहले भी बाबर को मदद दी थी, तो थोड़ी मित्रता तो बरकरार थी ही। कहा चलो आ जाओ मेरे दरबार में, आप रहो और बताओ आकर के कि क्या प्लान है आपका, कैसे आप फिर राज्य प्राप्त करोगे। तो खैर कुछ दिनों के लिए चला जाता है। तो फिर ईरान के साहस से ही सहयोग लिया और उसको ईरान के शासक ने कहा कि पहले भैया अपना क्षेत्र तो प्राप्त करो, जो कामरान के अधीन काबुल का क्षेत्र है वो तो आपका ही है ना, उसको प्राप्त करो, उसको जीत लो। कहा थोड़ा सैनिक मदद दे दीजिए। ईरान ने कहा चलो दे दिया। अब अपने ही भाई के खिलाफ, चचेरा भाई था, अपना भाई का मतलब चचेरा भाई, अपने ही भाई के खिलाफ हुमायूं 1545 में निकलता है सेना लेकर के ईरान के शासक के साथ और युद्ध करने पहुंचता है। कई चरण इसमें होते हैं, कई बार जीत जाता है, फिर कभी छिन जाता है। अब कामरान इतना उत्पाती था, मतलब ऐसा बुरा चाचा था कि अकबर को तो उसने कोई दुख नहीं दिया था, क्योंकि अकबर पर उसने कब्जा कर लिया था, अकबर को फिर अपने संरक्षण में कामरान ने ले लिया था। तो कहा जाता है अकबर को जनरली कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन जब वह हारने लग जाता है कामरान, हुमायूं से जब लगा कि अब काबुल नहीं जीत पाएंगे या हार ही जाएंगे, तो उसने ऐसा कुकृत किया जो इतिहास में नाम दर्ज कराता है। अकबर को क्या किया कि किला जो होता है ना, फोर्ट के दीवार से लटका दिया पैर पकड़ करके। अकबर बच्चा है, 2-3 साल का है, और उसको किले के दरबार से नीचे लटका दिया कि तोप का गोला आएगा तो भाई अकबर को ना लग जाए, क्योंकि तोप का गोला चल रहा है किले की दीवार को तोड़ने के लिए। तब अकबर का टांग पकड़ के नीचे लटका दिया, जिसे भेड़ बकरी को लटकाते हैं कि गोला चलाओगे तो बेटा तुम्हारा ही जाएगा, तुम्हारा ही बेटा मरेगा। लेकिन हुमायूं की सूझबूझ से किला भी जीता गया और अकबर से मिलने में हुमायूं सफल हुआ। आप समझ रहे हैं कि एक बच्चे के जीवन में कितनी कठिनाई। आप लोग कठिनाई से घबराते हैं, थोड़ी बहुत कठिनाई जीवन में आती है। मेरा तो पढ़ाई ही छूट गया जी, आप यही कहते हैं ना, मैं 2 महीने से नहीं पढ़ सका हूं। 2 महीने से नहीं पढ़ चुका है तो पढ़ाई ही छोड़ दो। फिर आप, दुनिया में हर कठिनाई आ सकती है, और अगर पढ़ाई छोड़ के आपने उस कठिनाई को दूर करने की सोची है, इसका मतलब आप पढ़ाई की रुचि में नहीं है। आपको फिर पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खाना तो आपने छोड़ा नहीं, अन्य कार्य तो आपने छोड़ा नहीं, सब काम किया, सिर्फ पढ़ाई नहीं किया। मतलब बहुत कमाल की रुचि है आपकी। तो आलोचना करो इस बात को लेकर कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई कैसे छोड़ देंगे। तो कहे अकबर जैसे संकट तो हम लोग नहीं कभी झेल पाए, तो अकबर यहाँ बड़ी मुश्किल से जीवित बच पाया और फिर जाकर के काबुल की विजय होती है। तब जाकर के हुमायूं से वह मिल पाता है और बड़ी मुश्किल भरी जीवन में वह करता है। ठीक है, 1556 में हम क्या देखते हैं कि आगे इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि 1556 में या 1555 में, जब 1555 में जब हुमायूं दिल्ली की विजय कर रहा था, हुमायूं दिल्ली की विजय कर रहा था, उस समय अकबर कहाँ था? उस समय अकबर पंजाब का प्रशासक था, पंजाब का प्रशासन संभाल रहा था, प्रशासन संभाल रहा था। किसकी सहायता से संभाल रहा था? बैरम खान की सहायता से, खान की सहायता से, क्योंकि पंजाब का नियंत्रण इस समय सिकंदर शाह सूर नामक एक योग्य सेनापति के पास था। इस समय सिकंदर शाह सूर नामक अफगान के पास अकबर पंजाब में ही रुक गया, कलानौर नामक स्थान पर। अकबर ने अपना मुख्यालय कहां बनाया? अकबर ने
अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? मुख्यालय कलानौर नामक स्थान पर बनाया। कलानौर कहाँ है? पंजाब बनाया था, कलानौर नामक स्थान पर बनाया था। 1555 में जब हुमायूं दिल्ली की विजय कर रहा था, उसमें अकबर पंजाब नहीं लिखा क्या? यहां पर लिखना पड़ेगा, अकबर पंजाब का प्रशासन संभाल, पंजाब छूट गया शब्द लिखने के लिए। अकबर पंजाब का प्रशासन संभाल रहा था बैरम खां की सहायता से, क्योंकि पंजाब का नियंत्रण इस समय सिकंदर शाह सूर नामक अफगान के पास था। पंजाब का नियंत्रण किसके पास था? अफगान के पास था। अकबर ने अपना मुख्यालय कलानौर नामक स्थान पर बनाया था। कलानौर कहां है? पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, हमने क्या देखा कि इस समय मुख्य प्रतिद्वंदी का था, उसको हार गया था वह, जो है ना अमरकोट से निकल गया था वह, फिर उसको पकड़ लिया था उसने, कामरान ने पकड़ लिया था। बड़ी लंबी कहानी है, तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, तो आप शायद उसको समझ नहीं पाए। तो स्थान पर बनाया था। अब बैरम खां कौन था? बैरम खान एक मजबूत योद्धा था, खान एक मजबूत सिया योद्धा था। खान एक मजबूत सिया योद्धा था, जिसने हुमायूं का हर हाल में साथ दिया था। हुमायूं ने इसे प्रशासन का प्रमुख पद कर सकते हैं, प्रमुख पद वकील ए मुतलक उपाधि का नाम है, वकील ए मुतलक पर नियुक्त किया। बैरम खान बहुत ही मजबूत था। बैरम खान एक मजबूत सिया योद्धा था, जिसने हुमायूं का हर हालत में साथ दिया था। हुमायूं ने इसे प्रशासन का प्रमुख पद वकील ए मुतलक पर नियुक्त किया था। वकील ए मुतलक बहुत ही बड़ा पद हुआ करता था, जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा पद यह माना जाएगा, क्योंकि यह सैनिक अधिकारी भी एक प्रकार से होता था। वकील ए मुतलक पद का यहां पर दिया था। इसे खान ए खाना की उपाधि भी मिली हुई थी। खान ए खाना की उपाधि भी मिली हुई थी। हुमायूं ने इसे प्रशासन का प्रमुख पद वकील ए मुतलक पद पर नियुक्त किया था। इसे खान ए खाना का मतलब क्या होता है? खानों का खान मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा मुस्लिम अधिकारी हो गया, और ये खान ही नहीं है, खानों का खान है, यानी खान का भी समझिए सुप्रीम हो गया, इसलिए एक अधिक उपाधि दी जाती है खान ए खाना। जैसे देखेंगे एक मुगल काल में प्रसिद्ध लोग है अब्दुल रहीम क्या है? एक लेखक भी है, कवि भी है, अधिकारी भी है। अब्दुल रहीम को हम खाली अब्दुल रहीम नहीं कहते, अब्दुल रहीम खान ए खाना कहते। अब्दुल रहीम असल में इन्हीं का पुत्र हुआ करता था, हुमायूं नहीं, बैरम खां का पुत्र हुआ करता था। तो बैरम खां की जब मृत्यु होती है तो अब्दुल रहीम को वह उपाधि दे दी जाती है। रहीम के दोहे जो हमने पढ़े हैं हिंदी साहित्य में, रहीमन ऐसे करके आता है, रहीमन ऐसा रखिए, कुछ मुझे ऐसा कोई कविता याद नहीं आ रहा है, लेकिन रहीम के दोहे हम लोग पढ़ते हैं। वही रहीम है जो अब्दुल रहीम की बात मैं कर रहा हूं, वही रहीम है। रहीम एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी बनते हैं और अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल भी था। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर वह पंजाब के क्षेत्र में था। हुमायूं ने इसे प्रशासन का प्रमुख पद किसको दिया था? बैरम खान को दिया था। हुमायूं की अकस्मात मृत्यु ने, हुमायूं की अचानक से हुई मृत्यु ने क्या कर दिया? मृत्यु ने अकबर के समक्ष अनेक
के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी, अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी, उत्पन्न कर दी, के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी। उदाहरण के लिए अब देखिए होता क्या है, उदाहरण के लिए कौन कौन सी चुनौती होगी जरा देख लेते हैं। अब होता क्या है कि अब तो 12-13 साल का बालक है, दिल्ली उसने देखा भी नहीं, अभी तक दिल्ली आया ही नहीं है, अफगानिस्तान पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब भी क्षेत्र स्थिर नहीं है क्योंकि वहां पर सिकंदर शाह सूर पकड़ा ही नहीं जा रहा है। अगर सिकंदर शाह सूर पकड़ लिया जाता और उसको हम मार देते तो फिर पंजाब हमारे कब्जे में आ जाता, दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अब अकबर और बैरम खान लगातार उसके पीछे भाग रहा है, कभी ये जंगल में भाग जाए, कभी नदी में छिप जाए, कहीं कुछ हो जाए। अब लगातार अभियान चल रहा है लेकिन सिकंदर शाह सूर पकड़ा नहीं जा रहा है, और जब तक सिकंदर शाह सूर नहीं पकड़ा जाएगा तो आपका पंजाब पर नियंत्रण हुआ नहीं माना जाएगा। इधर दिल्ली तो हम आ गए, दिल्ली हुमायूं आ गया, लेकिन दिल्ली आते ही उसका देहांत हो गया। अब दिल्ली में तो शासन व्यवस्था की तुरंत 1 महीने में स्थापना हुई नहीं होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, और बहुत सारी प्रतिद्वंदी हैं ही, अफगान तो है ही बैठा हुआ दिल्ली के आसपास। 1 महीने में हुमायूं कोई अभियान भी नहीं कर सकता था उस अफगान के खिलाफ, और कोई उत्तराधिकारी जो है वो पंजाब में बैठा हुआ है। दिल्ली खाली हो गया, फिर से दिल्ली खाली हो गई। अब क्या करें, बैरम खां भी यहाँ नहीं है, बैरम खां तो पंजाब में उसके साथ लगा हुआ है। एक बहुत भारी संकट इसके सामने फिर से खड़ा हो जाता है। बहुत सारे संकट यहां पर आ जाते हैं, जैसे हम क्या देखते हैं, दिल्ली तथा आगरा पर हम क्या देखते हैं, आगरा पर हेमू विक्रमादित्य ने कब्जा कर लिया, जो सूर शासक आदिल खां सूर का प्रधानमंत्री था। सूर शासक आदिल खां सूर का सेनापति था या सूर का प्रधानमंत्री था। इसने क्या कर प्रधानमंत्री था, और इसने क्या कर दिया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि के साथ स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, कहा कि भैया हम विक्रमादित्य हैं। ये क्या था, 14वां विक्रमादित्य। अब अगर आप आगे का इतिहास पढ़ेंगे बड़े वाला, तो वहां पर बताया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत में 14 शासक हुआ, 14 शासक हुए। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, और पहला जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था मालवा का एक शासक था, जिसने विक्रम संवत भी चलाया था लगभग 57 ईसा पूर्व में। पहला विक्रमादित्य वही था। यह उपाधि इतनी लोकप्रिय हुई कि आगे चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं विक्रमादित्य बनते हुए। अक्रम से बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने भी वही उपाधि धारण की, भाई हम भी हिंदू राजा हैं तो हम भी विक्रमादित्य कहलाएंगे। बड़ा ताकतवर ये हो गया था। वैसे हरियाणा के पास रेवाड़ी है, रेवाड़ी का यह बनिया जाति का यानी जो व्यापारी जाति है उससे यह बिलोंग करता था। तो नियम से यहां पर क्या है कि इसको एक साधारण पद पर रहना चाहिए, लेकिन ये इतना शक्तिशाली था, इस्लाम शाह सूर के समय ही यह शासन में शामिल हुआ था, और अपनी प्रतिभा के बल पर यह धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते इसने खुद को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्योंकि आदिल शाह सूर अभी है लेकिन वह दिल्ली में नहीं रहता है, वह चुनार के किले में जाकर के रह रहा है, क्योंकि दिल्ली उसको कभी सूट ही नहीं किया, उसको चुनार ही अच्छा लगता था। उसने दिल्ली को कहा कि हेमू भैया तुम ही चलाओ दिल्ली, मैं दिल्ली उल्ली में नहीं रहने वाला, दिल्ली का वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मेरा जो पैतृक घर है जहां मेरा बचपन बीता था चुनार, वहीं मैं जाता। वो चुनार के किले में चला गया दिल्ली को छोड़ करके। बहुत कम ऐसे शासक होंगे। तो आदिल शाह सूर यहां नहीं है, उसके बदले विक्रमादित्य हेमू कर रहा था शासन, और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है इसने फटाफट पहले आगरा पर कब्जा कर लिया,
फिर दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। तो गया आपके हाथ से, दिल्ली और आगरा है ही नहीं तो भारत में और बचा क्या, अब रहिए पंजाब में। फिर एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर आ गया, दिल्ली तथा आगरा पर हेमू विक्रमादित्य के द्वारा शासन कर लिया गया था, एक तरह से अधिकार कर लिया गया था। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर छविगिरी क्यों लटकाया था, ये सवाल पूछने, जब दुश्मनी हो जाती है ना, भाई भाई के बच्चे को मार देता है। अभी आप देखेंगे बहुत सारी कहानियां ऐसी होती है कि चाचा ने ही भतीजे की हत्या कर दी, भतीजे ने ही चाचा की हत्या कर दी। वह तो कामरान था, अभी कामरान की आत्मा क्यों घुस गई। प्रॉपर्टी का जो लोभ होता है ना, सत्ता का जो लोभ होता है, वो सभी नैतिकता को खत्म कर देता है। इसलिए लटका दिया था उसको किले की दीवार से कि तोप का गोला आएगा तो डर से लोग, जैसे किसी को हम गन पॉइंट पर लेते हैं कि छोड़ दो भैया, फिल्मों में आपने देखा गन पॉइंट पर लेते हैं कि अगर उसको नहीं छोड़ा तो मैं गोली मार दूंगा, किसी को गर्दन पर गोली सटा देते हैं। तो वही था गन पॉइंट पर लेना कि भाई देखो तुम्हारे बेटे को लटका दिया, अगर तोप चलाएगा तुम्हारे बेटे को लगेगा, तुम जानना तुम्हारा ही बेटा मरेगा, तो डर के मारे तोप नहीं चलाता। लेकिन हुमायूं भी होशियार था, उसने बचा करके अकबर को भी बचा लिया और किले पर भी कब्जा कर लिया। खैर, इसने विक्रमादित्य की उपाधि के साथ स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। स्वयं को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरी समस्या जो थी वह तो पहली समस्या है, दूसरी समस्या है बिहार तथा बंगाल में अफगान अभी भी काफी मजबूत थे, काफी मजबूत थे। दाऊद खां यहां का एक प्रमुख शासक था, काफी मजबूत थे। पहले आदिल शाह सूर का, फिर दाऊद खां का संरक्षण इसे मिला था। सूर का, फिर दाऊद खान का संरक्षण इसे या का नेतृत्व प्राप्त। यानी अफगान अभी कमजोर नहीं, जैसे अगर अफगान यही था ना जिसने कि हुमायूं को भगा दिया था, अफगान अभी भी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल यहां पर है। और हमने क्या देखा कि यहां पर इसका समझाना प्रिंस गुप्ता जी बहुत मुश्किल है, मैंने लगभग समझा दिया है। बिहार तथा बंगाल में अफगान अभी भी काफी मजबूत थे। पहले आदिल शाह सूर, फिर दाऊद खां का नेतृत्व प्राप्त था। साम्राज्य को कोई आर्थिक आधार प्राप्त नहीं था, साम्राज्य को कोई आर्थिक आधार प्राप्त नहीं था, आर्थिक आधार प्राप्त नहीं। ठीक है, ये इतनी बड़ी समस्या थी। यहां देखेंगे समाधान। अब तो ये समस्या हमने गिना दिया, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन अकबर ने क्या निकाला, अकबर ने क्या सॉल्यूशन प्राप्त किया, ये हमें देखना होगा। ये सब कहानी है, मंदाकिनी दुबे, ये सब सारी कहानी है। कहानी इतिहास नहीं होता है, दंत कथा है। कहानी बहुत सारी बनाई जा सकती है, ये सब बिल्कुल इतिहास की घटनाएं नहीं है। इतिहास हमें साक्ष्य के आधार पर लेके चलना पड़ता है। साहित्य में लिखा है, साहित्य का मतलब गाइड नहीं होता है, साहित्य का मतलब होता है उस समय के समकालीन लोगों ने जो लिखा है वह साहित्य है, या पुरातत्व, हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो ही हम मानेंगे कि सही। वैसे इस घटना की चर्चा बहुत सारे मुगल कालीन लेखकों ने भी की। हो सकता है सही होगा कि एक दिन के लिए भिस्ती शासक बना था, उसमें चमड़े का सिक्का चला दिया। चमड़े का सिक्का चलेगा कि 24 घंटे में बना ही, तो 24 घंटे के बाद वो फिर हट जाएगा। ये सब कहानी में लिख दिया जाता है ताकि रोमांचक बन सके। जैसे आप देखेंगे कि शेरशाह को आपने पढ़ा ना, अभी तुरंत शेरशाह को पढ़ा, शेरशाह को लगा हुआ कितना महान शासक है, कितना विद्वान शासक है, कितना भला शासक है, कितना बढ़िया शासक है। ऐसा तो अकबर भी नहीं था, और अकबर ने वस्तुतः शेरशाह का ही अनुकरण कर लिया। यही आपके मन में ख्याल आया हुआ। तो इसके बीच में एक कहानी और भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने जो शेरशाह का इतिहास लिखा, ब्रिटिश शासकों ने जो शेरशाह का इतिहास लिखा, वह जानबूझ करके उसको गौरवशाली तरीके से लिखा, ताकि ब्रिटिश यह कह सकें कि अकबर महान नहीं था, अकबर से तो ज्यादा महान शेरशाह था।
तो यानी मुगल महान नहीं थे, क्योंकि मुगलों को हटा करके उसने सत्ता प्राप्त की थी, तो जानबूझ के मुगलों को थोड़ा सा कमतर दिखाना चाहते थे शेरशाह की तुलना में, ताकि यह ना लगे कि महान मुगल शासक से हमने सत्ता प्राप्त की है। उसने कहा कि अकबर ने क्या किया, जो भी किया वो शेरशाह का अनुकरण किया। हो सकता है कि यहां पर ब्रिटिशों ने शेरशाह को जानबूझ करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया हो। इतिहास लिखने में हमेशा इस बात की गुंजाइश रहती है कि जो इतिहास लिख रहा है, चाहे समकालीन लोग हो चाहे बाद के लोग हो, वो अपनी विचारधारा को मिला, तो फिर इतिहास दूषित हो जाता है, इतिहास फिर गलत हो जाता है। वहां हमें फिल्टर करके चलना होता है इतिहास को पढ़ने के दौरान। इसलिए मैं कहता हूं एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, इतिहास पढ़ने और पढ़ा, चूंकि मेरा एकेडमिक इतिहास रहा है, मैंने बचपन से ही इतिहास पढ़ा, उसी में पीएचडी किया तक कर लिया, तो इतिहास को मैंने एक अलग नजर से देखा है, बहुत ही निष्पक्ष नजर से समझने में। रिसर्च करने के दौरान बहुत सारी नई किताबों को पढ़ने का मौका मिला, नए क्षेत्र में जाने का मौका मिला, तो उसने जो ज्ञान भरा उसको हम किसी भी पढ़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा जो कुछ भी ज्ञान अगर इतिहास में रहा होगा तो वह विजुअल इफेक्ट के माध्यम से है, यानी मैंने उस जगह जाकर के उसको देखा भी है, जो जितने भी प्रमुख चीजों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 90% चीजों तो मैंने अपने आंखों से देखी हुई है और उसी के अनुरूप मैंने उस चीज को पढ़ा हुआ भी है। तो स्वाभाविक है कि वह एक्सपीरियंस इतिहास में निष्पक्षता की तरफ मुझे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे लगता है कि आप भी धीरे धीरे इतिहास में रुचि लेने लगेंगे और फिर हर जगह आपको निष्पक्षता पूर्ण आचरण करने में मदद मिलने लगेगी। अपने जीवन में निष्पक्ष रह सकें, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने क्या देखा, अभी बहुत अधिक अफगान अभी भी जमा थे बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बहुत बड़े पैमाने पर जमा थे। तो जैसे हुमायूं के समय अफगान जमा थे और उसने हुमायूं को चुनौती दे दी, तो उसी प्रकार से अभी भी तो चुनौती कोई दे सकता है। कोई अफगान जो बिहार और बंगाल में है, उसमें से कोई योद्धा अगर निकल गया तो फिर दिल्ली पर आ जाएगा, फिर अकबर नहीं आ पाएगा, जैसे हुमायूं को हटना पड़ गया था। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए आज के लिए, दूसरे क्लास के साथ जुड़िए। मैं भी आता हूं आपके लिए फिर से 11 बजे। अभी मध्यकाल ही चल रहा है, वहां राजनीतिक विस्तार को थोड़ा विशेष तौर पर देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। बाय एंड टेक केयर।